गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 8 में और कक्षा 7 के इस कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे आज पारितंत्र। पहले हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था और पर्यावरण में आपने जाना कि हमारे आसपास जो जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं वो सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। अब बात करते हैं कि पारितंत्र किसे कहते हैं। देखिए, किसी जगह पर जितने भी जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं उनका आपस में किस तरह का संबंध है, वो एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए। देखिए, निर्जीव तो क्योंकि जीवन है नहीं, जीवन किसका होता है, जीवित का। तो जीवित निर्जीव पर भी निर्भर करते हैं और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो भी जीवों पर निर्भर करती हैं अपने पुनर्निर्माण के लिए, अपने अंदर फेरबदल के लिए या परिवर्तन के लिए जीवों पर निर्भर करती है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और ये दोनों चीज़ें अपने दोनों आपस में एक साथ होने के बाद में पर्यावरण पर भी निर्भर करती हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जीवित और निर्जीव के बीच में आपसी निर्भरता और साथ साथ इन दोनों की पर्यावरण पर निर्भरता हमारा क्या बनाती है, पारितंत्र बनाती हैं। तो कुछ बातें हैं हमारे इस पारतंत्र को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मार्क के रूप में, तो आइए उनको सोल्व करके देखते हैं। क्या जानते हैं कि पहले हमें हमारे पास में एक सिचुएशन रख दी गई कि कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लो, इस चित्र में ऐसा होता है। और कोशिश कीजिए कि नर्सरी में आपके आसपास कोई है तो वहाँ पर मिल जाएगा। आप देखिए कि उसमें पत्तियाँ नहीं होती, एक तो आपको तना दिखाई देगा, स्टेम, और उसके ऊपर कांटे से दिखाई देंगे। तो बच्चों, ये जो कांटे होते हैं वो पत्तियां ही होती हैं इनकी। तो कांटों के रूप में क्यों होती हैं, इनके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। और पत्तियाँ जिस पौधे में होती हैं वहाँ पर पानी लगातार वाष्प बन के उनमें से निकलता रहता है। तो देखो, एक तो पौधा बेचारा पहले ही ऐसी जगह पर है जहाँ पानी की कमी है, अगर वहाँ पर पत्तियाँ भी होंगी तो क्या होगा कि पानी जितना भी उसने अवशोषित किया है अपनी जड़ों से वो सारा व्यर्थ चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कांटों के रूप में पत्तियां आ जाती हैं। अब बात आती है कि फिर भोजन कैसे बनाएंगे। भोजन तो इनका तना बनाता है, क्योंकि भोजन आपने देखा होगा इनका जो तने का रंग होता है वो हरा होता है। किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो तने में होती है। दूसरा जो होता है कांटे के रूप में कि क्योंकि आपको पता है कि एक मरुस्थल में जब ये जगह पर, ये रेगिस्तान में ये पौधा होता है, वहाँ पर पहले ही पौधे बहुत कम होते हैं। तो अगर कोई जानवर आ जाए, इसको खाने के लिए आ जाए या कोई इसको नष्ट करने की कोशिश करे, तो अपना बचाव करने के लिए भी कांटे के रूप में इनकी पत्तियाँ होती हैं। दोनों ही काम करती हैं। उसके बाद में है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, रेगिस्तान का जहाज तो उसे कहा जाएगा जो रेगिस्तान में आराम से रह सके। तो इसीलिए ऊँट में ये विशेषता है कि वो रेगिस्तान में आराम से रह सकता है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। अपने शरीर में ही पानी को भी स्टोर कर सकता है कुछ लंबे समय के लिए, 8-10 दिन के लिए भी। अगर एक बार पानी पी ले तो इसको 5-6 दिन तक तो कभी प्यास नहीं लगती। और खाना भी जो इसके ऊपर वाला भाग देख रहे हो आप, इसमें वसा के रूप में संचित रहता है, कुबड़ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर संचित रहता है। दूसरा, इसको जो टांगे होती हैं काफ़ी लंबी होती है, तो इसको रेत की गर्मी इसके शरीर तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, तो रेत में धंसते नहीं हैं। इसकी जो आँखें होती हैं, मतलब बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। आँखों पर जो पलकें होती हैं, दो दो पलकें डबल होती हैं वहाँ पर, जो इसको धूल मिट्टी से बचाती हैं। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं जिसकी वजह से इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कमल के पौधों की पत्तियाँ चपटे क्यों होती हैं? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कमल के पौधों की पत्तियाँ इस तरह से चपटी होती हैं, एक के बाद एक। तो बच्चों, ये ऐसे क्यों होती है? क्योंकि कमल के पौधे, आपको पता है कि पानी में होते हैं, तो पानी की अधिकता को वाष्प के रूप में निकालने के लिए इनकी पत्तियाँ चपटी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हो सके। इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में तो ये क्वेश्चन होगा कि मेंढक तो पानी में होते हैं। नहीं बच्चों, मेंढक पानी के बाहर भी होते हैं और ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। पानी में इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनके एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, निषेचन का, वो पानी के अंदर होता है। जो अंडाणु शुक्राणु जो इनके मिलते हैं वो पानी के अंदर मिलते हैं। दूसरा ये होता है कि इनकी त्वचा काफ़ी नम होती है, जिसको ज़्यादा देर तक ये बाहर नहीं रख सकते एकदम सूखी जगह पर। तो इस वजह से ये पानी के पास ही पाए जाते हैं। और जो हमारे पास पूछा गया है कि आखिरी क्वेश्चन, कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका मुख्य भोजन मछली क्यों है। अरे भाई, तट के पास रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि पानी थोड़ा खारा होता है, तो ज़्यादा खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं हो सकती, फसलें नहीं हो सकती हैं।
तो वो क्या करते हैं, सब्जियां वहाँ पर कम मिलती हैं तो वो मछलियों पर ही निर्भर रहते हैं, या जलीय जो जीव होते हैं उनका भोजन वो करते हैं। आइए अब देखते हैं पारितंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पारितंत्र मैंने आपको बताया था, उसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। देखिए, किसी भी जगह पर जो भी जीव जंतु, वनस्पति या लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, साथ साथ अपने पर्यावरण पर भी आश्रित होते हैं। इसके बाद में जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हो या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां होती हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती है कि किस प्रकार का जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। देखो बच्चों, आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ पर अलग तरह के जीव मिलेंगे, जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ अलग तरह के जीव मिलेंगे। तो ये वो वहाँ की जो निर्जीव स्थितियाँ होती हैं ये डिसाइड करती हैं कि जीव कैसे होंगे। हम अगर रहना चाहें अंटार्कटिका में जाकर तो नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की जो निर्जीव स्थितियाँ हैं ऐसी नहीं है कि वहाँ पर जीवित जो प्राणी होते हैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। वहाँ पर सिर्फ वही जीव रह सकते हैं जो अधिक ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम जाकर अगर रेगिस्तान में रहना चाहें, मरुस्थल में रहना चाहें तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमें तो पानी चाहिए, हमें तो हरा भरा खाना चाहिए, जगह चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि हर जीव अपनी स्थितियों के अनुसार जैसी उसको अच्छी लगती है, जहाँ पर वो रह सकता है, उसका जीवन बना रह सकता है, वो वहीं पर रहना पसंद करता है। तो कोई भी जगह की स्थिति तय करती है कि वहाँ पर जीव कैसे होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, वह स्थितियाँ निर्धारित करती है कि जीव किस प्रकार के जीव वहाँ पर रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। देखो बच्चों, हर चीज़ का एक पारितंत्र होता है। महासागर में आपको अलग जीव जंतु मिलेंगे, झील में अलग मिलेंगे, नदी में अलग मिलेंगे, पर्वतों पर अलग मिलेंगे, रेगिस्तान में अलग और घास के मैदान में अलग मिलते हैं। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग यानी कि पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने ही अपने आप पारितंत्र बनाकर दिया है और हम जीव वहाँ पर रहने लगे हैं। कुछ पारितंत्र मानव ने खुद भी निर्मित किए हैं और वहाँ पर भी जीव रहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो एक छोटे से रूप में क्या सीखा है, 2 लाइनों में दिया हुआ है कि पारितंत्र हमने पढ़ा है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। अब वो आपस में क्यों क्रिया करते हैं भाई? क्योंकि ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। क्योंकि इनको पता है कि हमें एक दूसरे को खा पी कर ऊर्जा मिलने वाली है। जब कोई जीव मर जाता है या कोई उनमें से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है तो वो दूसरे जीवों के लिए या फिर जो अजैविक कारक होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, उनके पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। तो बच्चों, एक दो सबका ही फ़ायदा होता है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो। तो ये हमारे पारितंत्र की आज की वर्कशीट थी। तो आइए देखते हैं कि आज इसमें हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात पूछी गई कि पारितंत्र कैसे बनता है। तो जीवधारों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंध से पारितंत्र बनता है। ये आपको लिख देना है, ऊपर भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल प्राकृतिक है, पार्क नहीं है। ये आप यहाँ से भी आपने देखा होगा पार्क के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये कृत्रिम पारितंत्र है। वन भी क्या है? प्राकृतिक है और समुद्र भी प्राकृतिक। तो आंसर इसका क्या आएगा? पार्क आएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। देखिए, पारितंत्र में हमारे पास जो संकेत है वो क्या है? पर्वत है, मरुस्थल है, वन है और तालाब है। तो हमारे पास में जो पूछे गए हैं, मछली, पानी, कमल का फूल, सब पानी में रहने वाले हैं। तो पानी वाला यहाँ पर संकेत कौन सा है हमारे पास में?
तालाब है, तो पहले वाले में तालाब डाल रखना है, आपको लिखना है। दूसरा है रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, आपको पता है कि ये मरुस्थल में मिलते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद में घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये सब कहाँ आएंगे, ये वन में आएंगे, तो यहाँ पर वन के लिए लिख देना है। और यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ़ तो कहाँ मिलती है, पहाड़ों पे मिलती है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, पर्वत आएगा नंबर 4। तो इस तरह से बच्चों आपकी वर्कशीट पारितंत्र के बारे में पूरी हो जाती है। एक बार से आप फिर से पर्यावरण वाली वीडियो भी देखना, उसके बाद में लगातार इस वीडियो का भी देखना, तब आपको दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएगी। और कोरोना से अपनी लड़ाई जारी रखें बच्चों, अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। धन्यवाद।